देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई है। कांग्रेस कोरोना पर एक बार फिर सियासत शुरू कर दी है और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। ऐसे में टीवी डिबेट में भी कोरोना का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं के बीच तीखी बहस चल रही है। बीते दिनों एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के लिए इंश्योरेंस कवर की सुविधा को हटा दिया गया है। ऐसे आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भड़क गए। पात्रा ने खेड़ा की बात को अफवाह बताया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को झूठा कह डाला। बहस के दौरान जब पवन खेड़ा ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का इंश्योरेंस हटाने का जिक्र किया तो संबित पात्रा बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने इंश्योरेंस कवर कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स नर्सेज का हटा दिया गया। कल से ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस महत्वपूर्ण समय में कोरोना वॉरियर्स को जिस प्रकार से डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, फेक न्यूज के माध्यम से ये क्रिमिनल लायबिलिटी है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कल से कुछ लोग ये क्रिमिनल काम कर रहे हैं कि डॉक्टरों, वार्डों और नर्सेज को ये गलत खबर दे रहे हैं। इसके अलावा संबित पात्रा ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उनका एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कल मजाक बना रहे थे और आज सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वीडियो में अखिलेश यादव कोरोना की वैक्सीन पर सवाल करते दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि वैक्सीन पर तो मुझे कतई भरोसा नहीं है, वो भी बीजेपी की, मैं नहीं लगवाऊंगा। अपनी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। दरअसल कोरोना महामारी बढ़ने के साथ ही विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। हालांकि सरकार ने भी विपक्षी नेताओं को जवाब देने के लिए नेताओं की फौज तैयार कर रखी है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल में विधानसभा चुनाव थमा नहीं है। बंगाल में जहां राहुल गांधी ने अपनी रैलियां टाल दी हैं, ऐसे में बीजेपी पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी ने अभी तक रैलियों को क्यों नहीं टाला। बीजेपी पर उठ रहे इस सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंदाज में दे दिया है। उन्होंने आज तक के एक इंटरव्यू में राहुल गांधी की रैलियों से जुड़े सवाल का जवाब तंज कसते हुए दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए था कि वो बंगाल में कितनी रैलियों को संबोधित करने वाले थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैलियों में 500 लोगों को ही शामिल होने का ऐलान कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग के हाथ में है और ये संवैधानिक अधिकार है, इसलिए इसे दूसरी तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव को एक साथ करवाना भी संभव नहीं है। किसी के भी प्रचार का अधिकार छीना नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान ने प्रचार करने के लिए हर किसी को तय समय सीमा दी है। गौरतलब है कि राहुल गांधी वैसे भी बंगाल में रैली करने काफी आखिर में पहुंचे थे, जिसे लेकर उनकी खुद की पार्टी के नेता उनसे नाराज चल रहे थे। हालांकि बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खास था भी नहीं, इसलिए ये कहा जाने लगा था कि बंगाल में कांग्रेस खेल से बाहर है। ऐसे में राहुल गांधी की रैली कैंसिल करके कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन अमित शाह ने अपने पलटवार से सबकी बोलती बंद कर दी है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली समेत कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की भी कमी हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सरकार की लापरवाही को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं केजरीवाल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों ने वाजपेयी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। वाजपेयी ने ट्वीट किया कि संकट का दौर है, तत्काल राष्ट्रीय हेल्थ कैबिनेट बने, केजरीवाल नोडल मिनिस्टर, हर्षवर्धन को ऑक्सीजन, उद्धव को मेडिसिन, ममता को वैक्सीन और विजयन को अस्पताल मिले। वाजपेयी ने एक और ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा और लिखा, 800 करोड़ का स्टेडियम, 973 करोड़ की संसद इमारत, 2073 करोड़ में सरदार पटेल स्टैचू, 4 करोड़ में मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्री, सरकार लापरवाह है या नासमझ। वाजपेयी के इस ट्वीट के बाद लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा कि ममता कौन, प्लास्टर अब उनकी बुद्धि पर लगा है और ये केजरीवाल एक दिल्ली भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उद्धव तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, विजयन अभी सोना तौल रहे हैं, हर्षवर्धन जी तो काम कर रहे हैं। वैसे राहुल के लिए अभी भी कोई काम नहीं है आपके पास। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि केजरीवाल को नोडल ऐड देने के लिए, उद्धव को मेडिसिन, 100 खोखा कमीशन खाने के लिए, विजयन को क्या कम्युनिस्ट के कोटे से कैबिनेट में जगह दी। दरअसल वाजपेयी की छवि हमेशा से सरकार विरोधी रही है और विपक्ष के साथ उनकी साठगांठ कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वाजपेयी ने केजरीवाल को लेकर अपना स्नेह दिखाकर साबित कर दिया कि वाजपेयी और केजरीवाल का रिश्ता पुराना है।
पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राज्य सरकारों को ना चाहते हुए भी राज्यों में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। इस वक्त सभी राज्यों में सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां कोरोना ने अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसी बीच संजय राउत ने एक बार फिर अपनी बेतुकी राय सामने रखी, जो राय रखना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल संजय राउत ने हाल ही में ट्वीट किया कि ये एक अभूतपूर्व और लगभग युद्ध जैसी स्थिति है। हर जगह भारी घबराहट और तनाव है, न बेड है, न ऑक्सीजन, और वैक्सीनेशन भी नहीं हो रही है। ये कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। इस स्थिति पर चर्चा के लिए कम से कम 2 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। राउत के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, काश कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश की होती, लेकिन आपने तो ऐसी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो बार रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी थी। 100 करोड़ की उगाही करने के बाद भी आपने कभी हॉस्पिटलों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपको महाराष्ट्र में कुर्सी की चिंता जो थी। दूसरे यूजर ने लिखा, सरकार छोड़ दो, तुमसे संभल नहीं रहा, पूरे महाराष्ट्र को डुबो दिया, अब केंद्र से मदद की भीख मांग रहे हो। तीसरे यूजर ने लिखा, इनसे बकैती करवा लो, कंगना अर्नब से लड़वा लो, वसूली करवा लो, बस काम की मत कहो, क्योंकि काम करना इनके बस का काम नहीं है। सत्र बुलाना है तो पहले महाराष्ट्र में बुलाओ, जिसकी 1.5 भर के कोरोना मामलों में 50% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है और लगभग पहले दिन से ही टॉप पर बना हुआ है सोलग। संजय राउत के इस बयान पर लोगों के रिएक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता एमवीए सरकार से किस कदर खार खाए बैठी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। पूर्व बर्धमान की 8 सीटों भटारा, पूर्वस्थली दक्षिण, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, केतुग्राम, मंगलकोट, आसग्राम और गलसी में 22 अप्रैल को वोटिंग है। ये सीट बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश आबादी मुस्लिमों की है। अनुमान के मुताबिक इन सीटों पर करीब 35% मुस्लिम मतदाता हैं और वही इन सीटों का भाग्य तय करते हैं। उधर मुस्लिम को लुभाने में ममता और उनकी पार्टी टीएमसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद ममता के लिए ये सीटें जीतना आसान नहीं रहने वाला है। वजह इस बार बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है। तभी तो जो लोग सीपीएम का समर्थन करते हैं वो भी इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी को लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं और राज्य में कमल खिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि टीएमसी ने 2011 से 2016 के बीच हम पर बहुत अत्याचार किए। अब बीजेपी ही है जो टीएमसी को सबक सिखा सकती है। इंस्पेक्टर ने सभी सीटों पर बीजेपी को टीएमसी से टक्कर मिला दिया है। वहीं ध्रुवीकरण का असर गांव तक नजर आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो बदलाव करना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी को जिताएंगे। इसके अलावा कुछ सीटों पर टीएमसी के आपसी गुटों में ही इतना मतभेद है कि वो लोग एक दूसरे को हराने के लिए बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। गांव में भी आपसी झगड़े के चलते कुछ मुस्लिम भी बीजेपी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो दूसरे गुट को हारते हुए देखना चाहते हैं। माना जा रहा है कि पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर अगर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ बढ़त बना ली तो बंगाल में इस बार कमल खिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।